अच्छा, मुझे दो चैलेंजेस लगे हैं और उन दोनों का हल देख लेते हैं। दो चैलेंजेस बड़े आसान हैं। वो दो चैलेंजेस क्या हैं? पहला चैलेंज, ईयर एंड जब मेरा हो तो मैं थोड़ी सी नजर मार के देखा कि इनकम तो मैंने 31 अगस्त तक बुक की है, लेकिन मेरा ईयर एंड ऊपर क्या लिखा हुआ है? 12। तो ईयर एंड पे जब मैंने देखा कि मैंने तो अभी तक रेंटल इनकम सिर्फ 6 महीने की बुक की है। ये कितने महीने की रेंटल इनकम है? 6 महीने की। लेकिन इसके बाद भी तो मैंने एसेट किराए पे दी है। तो बोले ईयर एंड पे क्या सोचना होगा? लास्ट टाइम इनकम कब तक रिकॉर्ड की है? लास्ट टाइम इनकम कब, जरा देख के बताएं कब तक रिकॉर्डेड है? 31 अगस्त तक। तो नीड्स टू बी रिकॉर्डेड फॉर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड। तो फर्स्ट चैलेंज इज दिस, ये एंट्री किसी से मिस हो गई तो जाहिर बात है 1-1.5 नंबर उसका कट जाएगा, बाकी इन एंट्रीज के वो पूरे नंबर ले जाएगा, डेप्शन के भी पूरे नंबर ले जाएगा। तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल, अगले साल जब पहली पेमेंट हुआ करेगी और उसके बाद आप इनकम बुक किया करेंगे, तो अगले साल इनकम बुक करते हुए क्या ध्यान रखना है कि थोड़ी सी इनकम ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। कितने महीने की? 4 महीने की। कितने महीने की इनकम और रिकॉर्ड कर लें? 2 महीने की। डन। चलें, अब इस बेस के ऊपर हम ऐसा करते हैं, कल वाला लेसी का सवाल पॉज पर डाल देते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए एक सवाल करते हैं। अगर वो आपसे हो गया ठीक तो वेल एंड गुड, वरना एक और सवाल कर लेंगे ताकि ये ऑपरेटिंग लीज एक दफा क्लियर हो जाए इस एतबार से। वो कल वाला सवाल खोलें अब पास पेपर का। वो लेसी के एतबार से हमारा रहता है अभी, जब हमारे लैपटॉप की लाइट चली गई थी। वैसे मेरे ख्याल से आप लोगों ने तो खुद ही लेसर का ट्राई कर लिया होगा। आप लोगों ने कहा होगा लेसर, कोई है ऐसे लोग? क्योंकि 1, 2, पौने 3, 4.5, 5, 6, 7 हाइब्रिड में, 8 माशाल्लाह पहली दूसरी रो में, और जी बड़े बड़े माशाल्लाह लोग आ रहे हैं इस सेशन में। तो दरख्शिंदा सितारे तो सारे इधर ही इकट्ठे हो गए हैं। भाई टेस्ट रूम में कराते लगवा दो, उधर जो है टेंट लगवा के ना, कुर्सियां। तो इतनी तो टेस्ट रूम में जगह नहीं रखी हुई हम लोगों ने इस दफा। क्वेश्चन नंबर, चलो चिट्टे बोर्ड को मिटा दो। ऑन यकम जनवरी कुछ चीजें भी आपको कही जाती थी, क्लास के शुरू में आइएगा, याद कराइएगा, आपको कराएंगे। कोई बताने वाला नहीं सेशन में क्या है। एक दिन टेस्ट का शेयर किया, मैंने कहा इस पे फीडबैक दे दें, कोई यस नो करने में पता है अपने दोनों में। ऑन यकम फरवरी दो, पिछले सेशन में ऐसे लोग यकम जनवरी 2019 मुझे यही सुनाते रह करें हमें हर वक्त। ऑन यकम जनवरी, पेज नंबर भाई 120-1। ऑन यकम जनवरी 2019 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन। लेसर ने अपने लिए कितने की खरीदी है मशीन? तो लेसर ने लीज पे ली है या बाजार से खरीदी है? हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years और रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन। क्योंकि लेसर के लिए अब ये पीपीई बन जाएगी तो इसलिए रेजिडुअल वैल्यू भी दे दी है IS 16 वाली। कोई जीआरवी यूजीआरवी का जिक्र नहीं है, ये रेजिडुअल वैल्यू बस है। 1 महीने बाद लेसर ने एक एग्रीमेंट किया कॉटन कैंडी से 2.5 साल के लिए, लेकिन किराए पे देना एसेट उसने यकम मार्च से। आप बताएं यकम फरवरी की डेट सवाल में रेलिवेंट हो गई। एसेट खरीदा कब लेसर ने? यकम जनवरी को। किराए पे कब दिया? यकम मार्च को। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली इन कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, दैट इज 30 नवंबर। वैसे डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम तो मुझे लगता है कल आपने बना ही लिया हुआ है, वही वाला दोबारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। FVLL has incorporated rate of 15%, incremental borrowing rate is 16% per annum। यकम, अब ये तो इंस्टॉलेशन लेसी ने की है ना। अच्छा भाई, मैं PVCV निकालने को सजेस्ट नहीं करूंगा, ये लीज फाइनेंस लीज नहीं है, ये ऑपरेटिंग लीज है। आपको मोटा मोटा ही बता देता हूं इधर से बैठे बैठे, कहां से पता चल जाता है ये लीज ऑपरेटिंग लीज है लेसर के लिए। पहला सवाल, क्या 2.5 साल के एंड तक एंड पे मुफ्त में एसेट मिल जाना है कि बाकी साल भी ये इंजॉय करे? तो पहले सवाल का जवाब क्या आ गया?
क्या 2.5 साल के एंड पे मार्केट प्राइस से कम पे खरीदने की ऑप्शन अवेलेबल है कि बाकी साल भी हम एंजॉय करें? क्या 2.5 साल को डिवाइड करूं मैं 8 से, मत करें, जुबानी बता दें, 2.5 साल को मैं डिवाइड करूं 8 से तो जवाब 75% से कम आ रहे? यस। तो मैंने तो पूछना होता था 75% से ज्यादा आ रहा है, इसलिए आपका जवाब क्या होना चाहिए? नो, 75% ज्यादा जवाब नहीं आ रहा। तो लीज टर्म इज नॉट कवरिंग द मेजर पार्ट ऑफ यूजफुल लाइफ। तीसरे सवाल का जवाब भी क्या आ गया? नो। अच्छा, पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड ना किया करें, मेरा मशवरा है खाली एलपी को ही फेयर वैल्यू से डिवाइड करके देख लिया करें, अगर वो बहुत ज्यादा आ जाए तो फिर पीवी को कर लिया करें, फिर पीवी निकाला करें, वरना पीवी निकालने की जहमत में ना जाए। खाली एलपी को ही फेयर वैल्यू से डिवाइड करके देखते हैं। अच्छा, लीज कितने साल की है? कल देखा था हमने 2.5 साल। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। 2 साल में, और आधा साल और डाल दें, टोटल 2.5 में 10 क्वार्टर। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने पहले 2 क्वार्टर का किराया नहीं देना, वो 0-0 में लिखूंगा। तो किस क्वार्टर का किराया देना है? तीसरे का। तीसरे से किराया देना शुरू करना है। डन। अब अगर तीसरे से किराया देना शुरू करना है तो किराए टोटल 10 होंगे या 8 होंगे? 8 रेंटल हो गए। 8 ज़रब 12 बताएं, बचपन में आप लोगों ने टेबल सीखे हुए हैं। 8 ज़रब 12 96, माशाल्लाह। 8 ज़रब 12 90, 96 इज एलपी। 96 को 200 से डिवाइड करें तो जवाब 90% नहीं आना, बल्कि 50 से भी कम आना है, तो फिर पीवी तो और ज्यादा कम आ जाएगा। क्या एसेट स्पेशल नेचर का है? इस तरह आप लोगों ने, दस्ती कहते हैं आप लोग, फौरन, इस तरह आप लोगों ने फौरन चेक कर लिया करने के लिए इस फाइनेंस है या। लेकिन अगर ये जवाब 90% के करीब करीब होता तो फिर मैं आपको कहता पीवी निकालें और पीवी निकाल के चेक करें। उसूली तौर पे तो क्या करना होता है? पीवी ऑफ एलपी डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। तो बी, एक क्विक रिवीजन लें इंग्लिश के अंदर। विल द ओनरशिप विल ट्रांसफर एट द एंड ऑफ 2.5 years? Does the lessee has a purchase option below fair value at the end of 2.5 years? No. Does the lease term cover the 75% of economic life? No. Does the LP, PV of LP तो दूर की बात है, पहले जरा LP करके देख लें। Does the LP 96 divided by fair value is equal to 90%? It is greater than 90%? No. Is the asset of special nature? No. So that's why it is a ऑपरेटिंग लीज। का सवाल कहां से शुरू करेंगे? डेट और इंस्टॉलमेंट। बनाएंगे डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम। 10 तारीखें लिखें, लेकिन कराए 8। आगे बस 3 मिनट है सवाल करने के लिए। जर्नल एंट्रीज कर दे मुझे पहले साल की, 31/12/19 की। तसल्ली से डेट और इंस्टॉलमेंट्स लिखें। कोई डेट इंस्टॉलमेंट में जल्दी नहीं करनी, 5 मिनट ले लें, बस ये खत्म हो गया सवाल। नहीं, मैं लेसी का भाई पूछ रहे हैं, लेसी का। मेरे भाई मैंने कहा डेट और इंस्टॉलमेंट, तो फिर किसका सवाल होगा? सिर्फ लेसर का। बस अब फ्रेश शुरू करो सवाल लेसर का। सवाल का नंबर लिखें कोई आगे, लेसर की बुक्स लिखें। जो कर ले वो हाथ खड़ा कर दे। इधर जो हाथ खड़ा करे जरा मुझे बताना। हाथ ना खड़ा करे, खड़े हो जाइएगा जो कर ले एंट्रीज। जो घर से करके आया हुआ है वो नहीं।
भाई मैं सर पकड़ के बैठ गया हूं, तकरीबन 90% बच्चों ने यकम मार्च की डेट डाली हुई है। ये क्या करें इनके साथ भाई? यकम मार्च की डेट डालनी है नहीं डालनी है? यकम मार्च को वो लीज, जो लीज फाइनेंस होती है, यकम मार्च की सर डेट उधर डाली जाती है, इधर पहली लाइन खाली छोड़ी जाती है, पहली लाइन तो होती नहीं इधर। इधर शुरू कहां से करते हैं? डेट और इंस्टॉलमेंट से। पीवीसीबी के लिए पहली लाइन छोड़नी होती है। अब वो यकम मार्च की डेट उधर भी तकरीबन 90% लोगों ने डाली हुई है, इधर भी माशाल्लाह पूरी बरात है यकम मार्च की डेट। यकम मार्च को क्या हुआ है? लीज शुरू हुई है, तो ऑपरेटिंग लीज में तो उसके लिए जगह नहीं छोड़नी होती। अभी हमने सवाल किया ताजा ताजा क्वेश्चन 12, उसके बाद क्वेश्चन 13 किया है, कल होमवर्क के अंदर हमने सवाल किया है, कल क्लास वर्क के अंदर सवाल किया है, अभी ताजा ताजा एक और आपको सवाल कराया। 5 सवालों में मैंने यकम की डेट नहीं डाली, और 5 सवाल करने के बाद आप फिर यकम की डेट डाल रहे हैं, पता नहीं केड़े गांव से। अजीब लोग हैं। यकम आती तू भी यकम आधी डेट पे ऐदा 4 पाई कर जाके, और इतनी कॉन्फिडेंस से यकम मार्च को इन्होंने जीरो का रेंट पे किया कि जैसे एडवांस का सवाल है। यकम मार्च के आगे जीरो भी डाला है, यकम मार्च के आगे इन्होंने जीरो भी डाला है। इतना लेवल चेक करें इनका कि यकम मार्च को एडवांस का सवाल बना के किराया भी पे किया इन्होंने जीरो का। अभी तो अगर किराया ना होता तो इन्होंने किराया भी डालना था 12 का। जिसने यकम मार्च डाले, खुदा के लिए कल से उसके साथ ना बैठें प्लीज, अभी से कोई दोस्ती सही कर लें। साढ़े कोल भी फोन है यार, छोड़े, ये सवाल तो होते रहते हैं। मैं आपको बताना था एरियर और एडवांस में क्या फर्क होता है, ये बता दूं जरा। भाई अगर यकम मार्च को लीज शुरू हो रही है 2019 तो, और क्वार्टरली पेमेंट्स हैं, तो ये क्वार्टर कब से कब तक होगा? यकम मार्च 19 से लेके 31 मई 19 तक। अब अगर लिखा हुआ है सवाल में एडवांस, तो यकम मार्च को किराया पे होगा, और अगर लिखा हुआ है सवाल में एरियर, तो 31 मई को किराया पे होगा। ये पता है आपको? चलिए मेहरबानी। तो अगला क्वार्टर कब से कब तक होगा? 31 से कब से कब तक? यकम जून 31। अब अगर एडवांस का सवाल होगा तो किराया कब पे होगा? यकम जून को। और अगर एरियर का सवाल है तो किराया कब पे होगा? 31 अगस्त को। ऑपरेटिंग लीज में हम कभी भी पहली लाइन नहीं छोड़ते, बार बार बोल रहे हैं, मुझे तो ये पता ही नहीं था ये वाले मसले भी हैं, ये तो हमें चलने फिरने से पता चला कि ये वाले मसले भी हैं। ऑपरेटिंग लीज में पहली लाइन पीवीसीवी एनआई के लिए नहीं छोड़ते, बोलें। ऑपरेटिंग लीज में पीवीसीवी एनआई शनआई के लिए पहली लाइन
नहीं छोड़ते। हाँ, रेंटल से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? बस रेंटल से शुरू करते हैं। जब पहला रेंट पे हो रहा है वहीं से शुरू कर देते हैं। इसमें पहली लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहली लाइन तब छोड़ते थे जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस करके बैलेंस के कॉलम में कुछ डालना होता था। तो इधर पहली लाइन नहीं छोड़ते। बोल बोल बोले 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 बार बार, पहली लाइन नहीं छोड़ते। ऑपरेटिंग लीज में पहली लाइन नहीं छोड़ते। बस ये देखते हैं कि कब से पे होने रेंट। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि एसेट कब खरीदा लेसर ने अपने लिए? यकम जनवरी को। सारी स्पीड मारी मारी गई है। और लीज एग्रीमेंट कब किया? यकम फरवरी को। और किराए पे कब दिया? यकम मार्च तो यकम मार्च को क्या शुरू हो रही है? इसका मतलब ये नहीं है कि यकम मार्च की डेट डालें। जब ऑपरेटिंग लीज साबित हो गई है तो पहले किराए की डेट डालनी है, क्योंकि एनआईपीवी वगैरह निकालने की जरूरत, इसलिए पहली लाइन जो खाली छोड़ते थे वो नहीं छोड़नी। अंडर द एग्रीमेंट 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 12 million आर टू बी पेड क्वार्टरली इन कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ। सवाल में दो जगह लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है एरियर्स, और बाद दोबारा भी लिखा हुआ है 30 नवंबर से किराए पे होना शुरू होने। लेकिन यकम मार्च का सवाल है और क्वार्टरली का सवाल है, तो मेरे जहन में ये आया था कि मार्च अप्रैल मई को पहला किराया पे होना है। लेकिन सवाल ने कह दिया मई को नहीं होना, जून जुलाई अगस्त। सवाल ने कहा अगस्त को भी पे नहीं होना, सितंबर अक्टूबर नवंबर। कहते हैं नवंबर से पे होने, और क्लियरली बता रहा है कि कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर। और एक और बात भी उसने बताई है, 10 दफा 3 महीने आने हैं, लेकिन मैं किराए कितने लूंगा? सिर्फ 8। तो मैंने कहा कौन से 2 मिस हैं? कहता है वो मैं बताता हूं। 2.5 साल और क्वार्टरली का मतलब बताएं। 2.5 साल और क्वार्टरली 10 दफा 3 महीने। लेकिन कहते हैं मैंने 8 किराए पे करने हैं। मैंने कहा कौन से मिस करोगे? कहते हैं वो मैं बताता हूं, मैं पे करना ही तीसरे किराए से शुरू करूंगा। डन। तो लेकिन आपने एक एहतियात करनी है, आपने पहले 2 किराए जो है वो 0-0 लिखने हैं। लेकिन किस दिन? ना यकम मार्च को ना यकम जनवरी को, बल्कि जब से किराया पे होना था। हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता। क्या डिसाइड हो गया? लीज किसकी है? लेसर की। लेसर की कौन सी लीज है? तो पहली लाइन नहीं छोड़नी। पहली लाइन एनआई और पीवी के लिए पहली लाइन नहीं छोड़नी। आप बताएं तारीख। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, मुझे हालात पता चल गए हैं। मार्च अप्रैल मई, 31 मई 19 0। लेकिन मैंने ये मेथोडोलॉजी आपको नहीं कही थी। मैंने कहा था पहले डेट्स लिख लिया करें, फिर उसके बाद किराए देख लेते हैं। जी 31 मई से कितने लोगों ने स्टार्ट किया था? 10-15 लोग हाथ खड़ा करते हैं। हाँ 15-20 नहीं हाथ खड़ा किया। 31 मई से। अच्छा, इसके बाद 3 महीने 31 अगस्त। अब जो बच्चे ईयर एंड को सोच रहे होते हैं ना, मेरा ईयर एंड तुम्हारा ईयर एंड, बिल्कुल नहीं सोचना आप लोगों ने। आप लोगों ने जब 10 डेट्स पूरी हो जाए ना, उसके बाद लिखना बंद कर देना। बस 10 डेट्स मुझे पूरी करवाएं इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर। 29 फेब। बीसी किसी ने 28 लिख भी लिया तो एंड पे नजर मार ले कौन सा साल है, इसको काट के वो कर दे। 28। इसमें बेहतर इन्विजिलेटर को बुला लीजिएगा, उससे कहिएगा जब 10 पूरी हो जाए मुझे बता देना। इन्विजिलेटर कभी कजन हुए आपका? कजन कैसे? जरा कुछ तगड़े तगड़े लोग रखे होते हैं कि अपने मुंछों वाले इन्विजिलेटर, या हमारे जैसे ही होते हैं? अच्छा जी, आप बताएं 2.5 साल में कितनी दफा क्वार्टर्स आने हैं? 10 दफा। ये 10 डेट्स लिख ली। और एरियर का सवाल था एडवांस का? एरियर का सवाल था।
आप बताएं, वो कहते हैं कि मैंने किराया पे करना शुरू करना है यहां से, तो फिर ये किराया 96। अब अगर वो पीवी ऑफ एलपी लेनी इसकी पड़ती ना, तो वही तरीका कि इन सबको यहां पे ले आए और फिर वो डेट फिर यकम मार्च वाली होती। लेकिन ये तो लीज ही कौन सी है, ऑपरेटिंग लीज से रेंटल से टेबल बनाना शुरू करना है या पहली लाइन खाली छोड़नी है? रेंटल से टेबल बनाना शुरू करना है। अच्छा जी, आप बताएं रेंटल इनकम पर क्वार्टर भी लिख सकते हैं या पर 3 मंथ भी लिख सकते हैं। बेहतर है कि जिस तरह सवाल चल रहा हो उसी तरह इनकम बुक करें, पर 3 मंथ्स। अच्छा, आप लोगों ने 96 को डिवाइड करना है 2.5 साल सवाल से देख के, लेकिन 2.5 साल नहीं, 96 को 2.5 से देखना है, लेकिन 2.5 इस साल। आई डोंट नीड 2.5, आई नीड 2.5 में कितने क्वार्टर हैं? 10। तो वही 10 जो भी जिसकी डिस्कशन चल रही है सुबह से। 96 डिवाइडेड बाय 9. आप बताएं गलती से कितने लोगों ने इसको 8 से डिवाइड किया था? 8 से डिवाइड किया था। नंबर ऑफ पीरियड से डिवाइड करना होता है या नंबर ऑफ पेमेंट से? ये रूल बताया था कल, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पेमेंट से डिवाइड नहीं करना होता। ओके, अब आप हजरात बता दें, लेसर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज करनी शुरू करने लगे हैं हम। 1 जनवरी 19 को उसने एसेट बाजार से खरीदा है। पीपी कर दे, पीपी मशीन डेबिट, अच्छा जी आगे चलें। 1 मार्च को नहीं कोई एंट्री होगी माय डियर, 1 मार्च को एंट्री होती थी एसेट लीज पे देने की, लेकिन लीज पे देने की यहां कोई एंट्री, कल एक पेज पढ़ा था हमने कि एक्सेलेंट, एसेट हमारी बुक्स में रहेगा, एसेट हमारी बुक से नहीं निकलेगा। कौन सा पेज नंबर था? मत खोले, नो नीड टू ओपन। बताएं जी, एसेट बॉट की एंट्री होती है, एसेट लीज पे देने की एंट्री ऑपरेटिंग लीज में क्या होती है? और इसकी जगह 2 एंट्रीज होती हैं, कैश डेबिट, नॉर्मली 2 सेपरेट एंट्रीज, वो तो हमने सीख लिया, रेंट पे डेबिट, ये तो एंट्रीज है, यही है ना। तो 1 मार्च को क्यों नहीं एंट्री करनी? क्योंकि एसेट लीज पे दे दिए तो आपका पीपीई क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है। आप बताएं, आया कमाया क्या 1 मार्च को आया और 31 मई को कमाया, या 31 मई पे ही दोनों एंट्रीज हो जानी चाहिए क्योंकि एरियर का सवाल है? 1 मार्च 31 मई आया, 1 मार्च 31 मई कमाया, इज इट सो? या 31 मई आया जीरो वो मुझे पता है, ये 31 मई को ही आया कमाया, 31 मई को ही आया कमाया। वाई? क्योंकि एरियर्स का सवाल है। और अगर एडवांस का सवाल होता तो 1 मार्च को आया की एंट्री करते और 31 मई को कमाया, और फिर 1 जून को आया की एंट्री और जून जुलाई अगस्त को अभी आया कमाया की एंट्री सेम डेट्स पे क्यों होनी है? मैं आया की एंट्री करूंगा इन द एंड, अगर आपने बॉल पॉइंट से काटनी हुई तो उसको काट दीजिएगा पेपर में, लेकिन मैं रिदम को बरकरार रखने के लिए आया कमाया की एंट्रीज करूंगा। अब मुझे बता दें, मेरे जो क्वार्टर हैं तब होगी आया कमाया की एंट्री, क्वार्टर के बाद हर। अब क्वार्टर के शुरू में आया और एंड पे कमाया या एंड पे ही आया कमाया? आप बता दें बॉल पॉइंट को मुंह से निकाल के कि 31 मई 19 को मैंने क्या एंट्री करनी है? आया।
कितना? 0। और इस एंट्री पॉइंट पे विशाख आप बॉल पॉइंट से ऐसे कर दीजिएगा, पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं। अभी तो रिदम बरकरार रखने के लिए इसी तरह करना है ताकि नॉर्मल सवालों वाला रिदम ना हटे हमारा। और 31 मई को ही खुशी रिकॉर्ड कर लें जी। ये कितने महीने की इनकम है? 3 महीने की। अब आप हमारे साल की एंट्रीज पूरी करें और साथ डेप्शन की एंट्री करें, ठीक है? बाकियों को कर लेने दें। ओके अच्छा, एक थोड़ा सा प्लान अपने जहन में करें, बार बार बोलें मार्च अप्रैल मई। देखिए जनवरी फरवरी मार्च बोलना तो आसान है। अगर जनवरी फरवरी मार्च का सवाल होता तो मैं आपसे आसानी से पूछता कि 1 जनवरी और 31 मार्च को एंट्री करनी है या 31 मार्च और 31 मार्च को एंट्री करनी है। ये जरा प्लानिंग जहन में करें। अगर जनवरी फरवरी मार्च का सवाल होता तो 2 ऑप्शंस थी, एक एंट्री 1 जनवरी, दूसरी एंट्री 31 मार्च। 1 को आया की होती अगर एडवांस का सवाल होता और 31 मार्च को कमाया की। और अगर जनवरी फरवरी मार्च का सवाल चल रहा होता और एरियर का सवाल होता तो 31 मार्च को कितनी एंट्रीज करनी होती? 2। आया की भी 31 मार्च को। और ये बात थोड़ी क्लियर हो रही है। और फिर आता अप्रैल मई जून, वो आपको आराम से समझ आता, हाँ हाँ अप्रैल मई जून, ठीक है। तो उसमें 1 अप्रैल और 30 जून को एंट्री बनती, या बोले ना 30 जून को 2 एंट्रीज बनती। फिर अगला आता 1 जुलाई से अगस्त, 1 जुलाई से 30 सितंबर। 1 जुलाई से अगर एडवांस का सवाल होता तो 1 जुलाई को आया की और 30 सितंबर को, और अगर एरियर का सवाल होता तो 30 सितंबर। और अगला 1 अक्टूबर से, अब सोच के बोल रहे हैं, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। अब इसमें 1 अक्टूबर और 31 दिसंबर को होती है अगर एडवांस का सवाल होता, और अगर एरियर का होता। तो ये मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्लान कर लें कि हमारी लीज कब शुरू हो रही है। 1 मार्च को, 1 मार्च को। लेकिन मार्च में 1 मार्च को किराया पे, बल्कि मार्च अप्रैल मई 31 मई को हो रहा है, इसलिए 31 मई को कितनी एंट्रीज? 2। इसी रिदम से चलते रहे। फिर ईयर एंड पे कोई मसला जो नया खड़ा हुआ था पिछले सवाल में वो देख लेंगे। अभी इसी रिदम से चलते रहे। अब उधर ना देखें, मई खत्म हो गया, मार्च अप्रैल मई, अगला बताएं जून जुलाई अगस्त में बताएं कितनी एंट्रीज होनी है? 2। किस किस तारीख को? उसी तारीख को 31 अगस्त और 31 अगस्त 19।
जी कितना आया? और कितना कमाया? अच्छा जी आगे चलें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कितना आया? 30 नवंबर आया और कमाया 9.6। अब बताएं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी को एंट्रीज करूं या कोई मसला है? क्या मसला है? अभी तक मेरा ईयर एंड आ गया है और मैंने सिर्फ नवंबर तक की इनकम बुक की हुई है। अब मुझे कितने महीने की और बुक करनी है? 1 मंथ की। तो ये अगला साल शुरू नहीं कर रहे, अभी वही साल चल रहा है ईयर एंड। जी बोलें। 31, 12, 19। अच्छा इधर अब आया कि नहीं किया करनी ईयर एंड पे, बस जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल टाइप करते थे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट इनकम टाइप करते थे, तो इधर सिर्फ कमाया की एंट्री करनी है। ये अनलकीली रेंट 3 महीने का है। ये रेंट कितने महीने के? 3 महीने का। और मुझे कितने महीने का रेंट चाहिए? 3.2। और डिप्रिसिएशन, कॉस्ट, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। डिडक्शन नॉर्मल तरीके से होगी चार्ज लेसर की किताबों में। जी जी हाइब्रिड में क्लियर हो गया? इंदा गलती तो नहीं होगी? जरा हाथ खड़ा कर दें। पहली लाइन खाली नहीं छोड़नी, यकम मार्च वाली लाइन खाली। हाँ अगर यकम मार्च को किराया पे हो रहा होता तो फिर वो लिख देते किराए पे। अच्छा अब सिर्फ आप लोग मुझे अगले साल की पहली 2 जनरल एंट्रीज करके दे दें जो कि क्वार्टर एंड के ऊपर करनी है। पहली 2 जनरल एंट्रीज अगले साल की, ताकि वो जो अगला मसला भी है वो भी क्लियर हो जाए जो अगले साल आना है। नहीं नहीं अगले साल की 2 एंट्रीज कर दें बस, पहली 2। अब आप खुद सोचें कौन सी हैं ये पहली 2 जनरल एंट्रीज।
अच्छा जी, अब बताएं, अगला साल शुरू हो गया है, तो अगला साल आया कमाया की एंट्री करनी है। अब अगले साल में पहला क्वार्टर कब एंड हो रहा है हमारा, वो साल के एतबार से तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा अभी नवंबर में था क्वार्टर एंड हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी पे कितनी एंट्रीज करनी है, 2। ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। अब वही रिदम जो आप लोगों ने सीखा था, मार्च अप्रैल मई, मई में 2 एंट्रीज, जून जुलाई अगस्त 2 एंट्री। ये जनवरी फरवरी मार्च चल रहा होता ना, मार्च अप्रैल, वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मजा आ जाता वैसे। चलें, मार्च अप्रैल मई, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, दिसंबर में एक एंट्री हमने एहतियातन कर दी है, वो जरूरी थी, तो नहीं करेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा। वो लड़ने की जरूरत नहीं, इतना तो आता है ना। नहीं सो ये जो मेरे दिमाग में फंस गई ना, इसी वजह से मेरा अगला सवाल भी नहीं हो सका। अच्छा, अब अगला साल जब आएगा तो अगले साल में भी अगर आप देखें तो आप 90% एंट्री सही करके आएंगे, सिर्फ ये पहली एंट्री गलत होने का चांस है, वो मैं अभी आपको करके बताता हूं। 31 दिसंबर 20 के साल में आप बताएं, नवंबर हमारा क्वार्टर था एंड हुआ था, दिसंबर जनवरी, अब फरवरी को आया कमाया करना है, दोनों करना है। वाई, क्योंकि सवाल एरियर का है, तो फरवरी को आया की एंट्री करें। आया की तो बस फिगर देख के कर दिया करें, और 29 फरवरी को कमाया की एंट्री भी करें। अच्छा मुझे बताएं, वैसे कितने महीने का इनकम बुक कर लेनी मुनासिब है? 3 महीने की नहीं करनी चाहिए? 3 महीने की, 1 मंथ की पिछले साल कर चुके हैं, अब कितने की करें? 2 की। 9.6 इंटू 2 बाय, ये 3 मंथ्स के, तो मुझे 2 का दे दो। रेंट रिसीवेबल डेबिट, रेंटल इनकम। जी, कितने लोगों ने ये दोनों एंट्री सही की थी? हाइब्रिड वाले हाथ नहीं खड़े करते ऐसे, ये बहुत गैर मुनासिब है। ओके, अच्छा, इसी का लेसी वाला पोर्शन इंशाल्लाह हम कर लेंगे। आप एक समरी देख लें अभी तक की, समरी वाले पेजेस आज हम पहली दफा आपको दिखाने लगे हैं। कहाँ हैं पेजेस समरी वाले? पेज नंबर 35, 38 से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सवाल खुला हुआ है ना। अच्छा भाई, परसों की क्लास में हम देखेंगे कि सिंपल लेसर के सवाल अभी तक हम कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर लेसर भी होते हैं। सिंपल लेसर होता है बैंक, मैन्युफैक्चरर लेसर होता है बना भी रहे चीजें और बना के लीज पे भी दे रहे हैं। वो बहरहाल अगला सफा है, वो इंशाल्लाह हमने कल शुरू करना है, परसों शुरू करेंगे। कल शायद हम लेसी की शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट पढ़ेंगे, ये नई चीजें आपके लिए, अब लीज शुरू हो चुकी है। अच्छा, ये जो लेसर था सिंपल लेसर था, सिंपल क्यों था इसको छोड़ दें फिलहाल। ये सवाल हम किसके कर रहे हैं? लेसर के। लेसर में कौन सी लीज? व्हेन आंसर टू ऑल ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज नो, तो पहली एंट्री क्या होगी? पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है। ये एंट्री होगी आईडीसी की, ये मैंने कराई थी, लिखें क्वेश्चन 12 में कल, क्वेश्चन 12 में, क्योंकि जो एंट्री जहां की थी वो लिखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन 12 में कराई थी, पेज नंबर तो शायद आप में से किसी को पता ही हो,
क्वेश्चन 12 में पेज 49 पे करें। क्वेश्चन 12 पेज 49। आपके पास बुक नहीं है? बुक है तो लिख लें क्वेश्चन 12 पेज 49। बंदा भेजो। अच्छा, क्वेश्चन 12 पेज 49 कितने रुपए थी? 6,000 रुपए की थी ना? और याद है ना, 6,000 रुपए आईडीसी लॉयर फीस पे की थी, उसको अलग से डेप्रिशिएट किया था। तो ये एंट्री तो उसी सवाल में है और पास पेपर में कहीं मुझे मिली नहीं, एक दो जगह शायद हो तो देख लेंगे। उसके बाद आया की एंट्री और कमाया की एंट्री, और फिर तो ये एंट्रीज किसकी हैं? लेसर की। कौन सी लीज की? लेकिन डेप्शन में थोड़ा ध्यान रखना है, कॉस्ट 200 रुपए भी ली थी ना, माइनस किए थे अभी 16 रुपए रेजिडुअल वैल्यू, डिवाइडेड बाय यूज, ना इकोनॉमिक ना लीज टर्म। आईएस 16 में तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड होता है ना, तो डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक है। और आईडीसी को किससे डिवाइड किया था? ये तो क्वेश्चन 12 में ही किया था, बस इसके अलावा तो किसी सवाल में हमें नहीं करने का मौका मिला। ठीक है। लेकिन डेप्रिशिएट करना कब से शुरू करना है? जब से अवेलेबल, जब से लिया, जब से लीज पे दिया नहीं। यकम मार्च से डेप्रिशिएट किया था या यकम जनवरी से? यकम जनवरी से, यकम मार्च से नहीं। लेकिन ये जर्नल एंट्रीज में नोट जरूर डाल के आना है, फॉर बोथ रेंट रिसीवेबल एंड आई हैव यूज्ड द वर्ड रेंट रिसीवेबल। अच्छा, आज सुबह सुबह क्लास में एक सवाल किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें रेंटल इनकम और डेप्शन डाली थी P&L में, और बैलेंस शीट में पीपी डाला था, और रेंट रिसीवेबल या ये करंट एसेट्स में और ये करंट, दोनों में से एक हो सकता है, दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से एक होगा, या रिसीवेबल होगा या पैसे नहीं आए होंगे या पैसे ज्यादा आ गए होंगे, दोनों नहीं आ सकते, दोनों में से एक आएगा। और नोट इसमें एक बनता था ऑपरेटिंग लीज का, जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी, और पीपी का नोट सुबह सुबह बनाया था आज ये पीपी का, जस्ट लाइक आईएस 16। वर्किंग में सिर्फ 2 कॉलम होंगे, रेंटल इनकम कैलकुलेशन ऑन बाय ओपनिंग अप द कॉलम ऑफ डेट और इंस्टॉलमेंट। उसके अलावा बाकी आप लोगों के हालात देख के यहाँ लिख लें, पहली लाइन खाली नहीं छोड़नी होती, वो फिर इस तरह की चीजें जरूरत बेस पे मरीज को बताई जाती हैं, पहली लाइन खाली नहीं छोड़नी होती। ये यकम मार्च वाले जरूर लिखें, जिन्होंने यकम मार्च लिखा था। नहीं लिख रहे, इधर से नजर आ रहे हैं हाइब्रिड में, मैं बॉल पॉइंट के कलर तक नजर आ रहे होते हैं और आप लोग लिख नहीं रहे हाइब्रिड में। ओके, इससे पहले कौन सी लीज पड़ी थी? फाइनेंस लीज। चलें वो भी इसी सफे पे है, सिंपल कर, आप सभी छोड़े। किसकी लीज पड़ी थी? क्या? अच्छा, अब जब भी सवाल आया करेगा ना पेपर में, आपने यहां से समरीज यूज किया करना शुरू करनी है, वर्किंग से। वो तो सारी बातें बाद की हैं, और वर्किंग से भी पहले एक काम करना है। ठीक है। जब आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज, तो क्या डिसाइड हो गया? व्हेन आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चन इज यस, तो क्या डिसाइड हो गया? लीज क्या है? अब आपने डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस का कॉलम बना के पहली लाइन खाली छोड़नी है, क्योंकि एनआई निकालनी है। तो ये कौन सी लीज थी? फाइनेंस लीज। इसकी हमने ज्यादा रिवीजन किया है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, ये तो नहीं भूल गई भी। अच्छा, इसमें कहां से शुरू होता था? जीआई। जीआई का कभी कभी फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन प्राइस, और जीआई का कभी कभी फॉर्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी प्लस, अगर खरीदना होता है तो परचेज ऑप्शन की प्राइस, और अगर खरीदना नहीं होता वापस करना होता है तो ये फॉर्मूला है। ये किस में फॉर्मूले हैं? जीआई, एनआई। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट करेंगे? एनआई से। Penalties will also be added in the lease payments if it is reasonably certain that lessee will exercise the, lessor will always use the interest rate implicit in the lease. Lessor हमेशा implicit rate use करेगा, इसके लिए और कोई रेट नहीं है। ओके, ये सवाल कैसे होते थे? बाजार से आप एसेट खरीदें जाके, पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। इसकी आईडीसी आपको नहीं पढ़ाई, ये तकरीबन 5-6 दिन बाद पढ़ानी है, ये सबसे एंड पे पढ़ाई जाती है, ये थोड़ी सी टेक्निकल है। इसकी आईडीसी अभी तक किसी सवाल में डाली भी नहीं। अगली एंट्री क्या करता था लेसर?
कल एक सफा नहीं दिखाया था फाइनेंस और ऑपरेटिंग की एंट्रीज में डिफरेंस? इधर तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग की एंट्रीज की हुई है, इधर तो फाइनेंस और ऑपरेटिंग की एंट्रीज की हुई है, लेकिन कल आमने सामने भी करके दिखाई थी। कैसे? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। और लीज पे देने की एंट्री क्या कल कराई थी? लीज रिसीवेबल डेबिट टीपी क्रेडिट। और उसके बाद इंटरेस्ट इनकम। P&L में क्या जाएगा? इधर देखे ना, इधर क्लास हो रही है, इधर क्लास हो रही है। P&L में क्या जाएगा? इंटरेस्ट इनकम। और बैलेंस शीट में लीज रिसीवेबल और नोट सिर्फ कितने बनेंगे? एक, जिसका नाम क्या होगा? और रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन में क्या आएगा? टोटल लीज रिसीवेबल एड यूजीआरवी जीआई माइनस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू एनआई। और फिर एनआई में करंट और नॉन करंट को अलग अलग करेंगे। तो ये क्या होगी? लेसर की फाइनेंस लीज। अब आ जाए लेसी में। लेसी कैसे करेगा सवाल? एलपी और पीवी ऑफ एलपी में क्या आएगा? या डाउन पेमेंट रेंटल और जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। जीआरवी एग्रीमेंट वाली नहीं आती ये। अब अल्लाह करे इसकी भी रिवीजन हम ऐसे ऐसे करना शुरू करें। ये वाली रिवीजन रहती है अभी हमारी। जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो परचेज ऑप्शन, नहीं ट्रांसफर होनी तो। और कभी कभी अगर सवाल में पेनल्टीज दी हो तो वो भी डालेंगे अगर रीजनेबली। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से शुरू करेंगे? पीवी से। अब जो 90% गलतियां होती हैं पेपर में, ये समरीज आपने सही नहीं की होती। तो जब भी आप क्लास को बताते हैं अच्छा ये क्या हुआ है तो अच्छा है, तो वो ये चीजें सही तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह सारा मसला है। अच्छा, पहली एंट्री आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी, आरओयू डेबिट कैश क्रेडिट। ये एंट्री इंशाल्लाह कल आपको करवानी है। एसेट डी इंस्टॉल करने की प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं इसको, डिसमेंटलिंग। ये भी हमने नहीं की हुई। एसेट डी इंस्टॉल करने की प्रेजेंट वैल्यू, तो हल्का सा ये भी रहता है। आगे लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट और कैश, और डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन। अच्छा, इसकी डेप्रिसिएशन के रूल्स थोड़े डिफरेंट है। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है तो फिर यूजफुल लाइफ, क्योंकि एसेट हमारे पास आ जाने, लॉजिक बेस्ड, रट्टा ना मारे। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है लीज के एंड पे तो, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो शॉर्टर ऑफ। अच्छा, इसमें आईडीसी को अलग डेप्रिशिएट नहीं करते क्योंकि वो आरओयू में पहले ही पड़ी होती है। तो बस, तो इफ ओनरशिप विल ट्रांसफर या व्हेन रीजनेबली सर्टन के परचेज कर लेगा तो डेप्रिशिएट ओवर, वरना P&L में क्या जाएगा? इंटरेस्ट इनकम और बैलेंस शीट में लेक्चर 1 लीज का, लेक्चर 11 जो ले लिया हुआ पता नहीं कुछ लोगों ने नहीं लिया, जल्दी जल्दी लें। आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी और इंटरेस्ट, ये डिस्कशन अलग है कभी, कॉस्ट मॉडल लिबरेशन मॉडल। इसमें लीज का नोट बनता था जनरल डिस्क्रिप्शन और आरओयू जस्ट लाइक आईएस 5 में बना हुआ है, ये जरूरत नहीं इसको। एलपी ये तो हो गया। तो कल इंशाल्लाह हमने शुरू करनी है शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट, क्योंकि लेसर लीज को फाइनेंस और ऑपरेटिंग कहता है, लेसी लीज को फाइनेंस और ऑपरेटिंग नहीं कहता। अच्छा जी, अब टाइम मिला तो आज बात कर लेंगे थोड़ी सी। एक दफा मैंने आपको बता दी हुई है, लेसी विल यूज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, लेकिन लेसर कौन सा रेट यूज करेगा हमेशा? वो भी इम्प्लिसिट इन लीज। ये तस्वीरें एक बार छोड़ा करें ना, पहले भी मना किया था। द लेसी विल यूज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली, अगर उसको डिटरमिन हो सकता है, पता चल सकता है, वो लेसर से ही पता चलेगा। Sometimes lessee might not be able to ascertain the interest rate implicit in the, in this case lessee will use the, अच्छा, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एक रेट होता है, ये मैंने आपको एक दफा बताया था, किसी को याद हो क्या बताया था?
कुछ बोरिंग्स ऑलरेडी लेसी ने की हुई है, कुछ बोरिंग ऑलरेडी लेसी ने, अगर वो एक्स्ट्रा बोरिंग करे बैंक से तो बैंक उसे क्या इंटरेस्ट चार्ज करे, इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल बोरिंग। वैसे जबानी जबानी याद करें, कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कुछ बोरिंग्स ऑलरेडी किसने की हुई है, हो सकता है की हो, अगर एक्स्ट्रा बोरिंग करे आज जाके, इंक्रीमेंटल का मतलब तो लिख लेना एक्स्ट्रा, अगर आज एक्स्ट्रा बोरिंग करे तो क्या इंटरेस्ट देना पड़े, लेकिन वो बोरिंग नहीं करेगा, वो एसेट लीज पे लेगा इसके बदले, तो क्या रेट देना पड़े। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट ये होता है कि अगर वो एक्स्ट्रा बोरिंग करे तो क्या रेट देना पड़ेगा। जी 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 जी, वो हम देखेंगे। पहले तो आपने कौन सा रेट यूज करने की कोशिश करनी है, इम्प्लिसिट, और अगर लिखा हो कि लेसी को वो नहीं पता फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग। ओके, नाउ क्या रह गया आप बताएं, टेस्ट डिस्कशन क्या रह गया आप बताएं। लेसी का कल वाला सवाल जो रहता है अभी तक, टेस्ट वाला सवाल छोड़ें, टेस्टों की डिस्कशन हो जाए, पहले पास्ट पेपर हो, निकालें जी। कल वाला जो सवाल है आपने, वो जिस वक्त किताब बंद करके तो नहीं रखनी होती, किताब तो खोलनी होती है। कल जो वो सवाल हमने छोड़ा था वही अभी उसी से आ जाके खोती बोर्ड थले उसी सवाल पे आ जाना। भाई ये मुहावरा किसी पंजाबी ने बिल्कुल आप लोगों को देख के बनाया हुआ है। कौन सा कौन सा काली अगे टोए, काली अगे टोए। तो काली से मुराद क्या है, ब्लैक गर्ल? काली से मुराद क्या है, काली से मुराद ये जल्दी जल्दी है जिसको, और आगे आगे टोए का क्या मतलब है। अच्छा, तो समवन वॉज इन हरी, तो फिर रास्ते में मसली मसाइल आए जा रहे थे, कभी स्पीड ब्रेकर आ रहे थे, कभी खड्डे थे, कभी और थे। तो इसलिए आप लोग जब इसको अंग्रेजों ने भी लिखा हुआ है, हेस्ट मेक्स, क्या कहते हैं वो इसको, अंग्रेज पता नहीं इस तरह बोलते हैं, हेस्ट मेक्स या मेक्स वेस्ट। तो इसलिए बड़ा आराम से आप लोग अपने सवाल जो है ना वो किया करें। आप लोग इनको पता नहीं क्या, मैं तो हैरान हूँ यकम मार्च 9 वालों पे, मैं तो पता नहीं है, तो अभी तक मैं शॉक में हूँ, मैं ये क्या हो रहा था। और पूरी पूरी बारात थी, 100 बंदों ने इस तरह किया है। पेज नंबर 121, पेज नंबर 121। वाओ क्यों बोल रहे हो? लेसी ने भी कौन सा रेट यूज करना है, इम्प्लिसिट रेट, लेकिन अगर उसको पता ना हो तो, अगर उसे इम्प्लिसिट रेट ना पता हो तो यकम जनवरी को लेसर ने, मुझे हालात देख के लग रहा है कि सवाल को दोबारा पढ़ना चाहिए, हालांकि कल पढ़ा था। यकम जनवरी को लेसर ने अपने लिए एसेट खरीदा 200 मिलियन का, जिसकी लाइफ, लेसी को इससे कोई कंसर्न नहीं कि 200 इसकी फेयर वैल्यू है। रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन, ये 8 साल के एंड पे लेसर को मिलेगी, लेसी को इससे कोई कंसर्न नहीं।
यकम फरवरी को लेसी फंस गया 2.5 साल के लिए और एसेट लीज पे देंगे यकम मार्च को। एग्रीमेंट के मुताबिक 8 किस्तें देनी है 12 मिलियन की क्वार्टरली, कमेंसिंग फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर, डेट इज 30 नवंबर 2019। FVLL has incorporated an implicit rate of which is not known to, तो फिर इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या है CCL का? अगर लेसी को इम्प्लिसिट रेट पता ना हो तो वो क्या यूज करेगा? ऑन यकम अप्रैल इसने इंस्टॉल भी कर लिया है एसेट। अच्छा, थोड़े दिनों बाद ना आपके जहनों में एक सवाल आना है कि अभी ये मैंने सवाल व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया लेसर के एंगल से, तो कैमरा उधर करो। आपके जहनों में सवाल आना है कि लेसर भी डेप्रीशिएट कर रहा है एसेट, इधर लाओ कैमरा। और जब ROU लेसी ने रिकॉर्ड करना है तो लेसी भी डेप्रीशिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कहा था कि ये मसला है, हमें पता है, लोगों ने ये मसला आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि लेसर इसको कौन सी लीज कह रहे हैं? ऑपरेटिंग लीज। तो लेसर भी डेप्रीशिएट कर रहा है और लेसी इसको कह रहा है ROU वाली लीज। अब कल इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब देखेंगे जब लेसी की भी दूसरी कैटेगरी लीज की पढ़ेंगे। लेकिन एक मसला है, ऐसा होता है, तो इसका हल ये है और इसका जवाब ये है कि लेसी याद रखें कि एसेट को डेप्रीशिएट नहीं कर रहा 200 रुपए के, बल्कि वो पीवी जो निकली है रेंटल्स की, उसका जो हक बना है उसका नाम उसने रख दिया राइट ऑफ यूज, और उस राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट कर रहे हैं, ना के पूरे 200 रुपए को। अभी लेसी का सवाल मैं कराने लगा हूं, उसमें डेप्शन हम चार्ज करेंगे, लेकिन नॉट एट 200 बट एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रेंटल्स जो ROU है, बल्कि इंस्टॉलेशन वगैरह भी डाल के फिर हम डेप्रिशिएट करेंगे। चलें, अल्लाह का शुक्र है, ये इसका फॉर्मेट शॉर्मेट कल का बना हुआ है सारा, उसी फॉर्मेट को खोलते हैं जहां पे लैपटॉप की बत्ती गई थी। ये डन जी। शर, कल तो आपने ये काम आज डाला था इधर शर, तो मैंने डाला तो शादी वाली क्यों पाया थे? अपनी वाली पाई। कल लेसी का सवाल था, उसमें मुझे पीवी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने यकम आज डाला था। आज किसका सवाल था? लेसर का। अच्छा सर, अच्छा भाई, डिस्काउंट करने का तरीका क्या था? ये कितने नजर आ रहे हैं? 8। इन 8 को इधर लाए थे और इनके दरमियान कितनी दफा 3 महीने थे? 2 दफा। तो हमने ये वही 12 को सबको डिस्काउंट कर लिया था। अब एंट्रीज पहले जबानी कर लेते हैं, फिर व्हाइट बोर्ड पे। 74.7 की यकम मार्च को एंट्री बताएं। राइट ऑफ यूज डेबिट, कवा चला हंस की चाल, लेक्चर 1 टाइप चीजें। अब ये ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी, इंस्टॉलेशन जरा देखें कब हुई है? यकम अप्रैल को। करें जी एंट्री। अभी इसकी डेप्रिसिएशन की टेंशन ना लें, इसकी डेप्रिसिएशन करेंगे चार्ज। जी, राइट ऑफ यूज डेबिट, चलें जी। अब मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं, कुछ लोग तो घरों से एंट्रीज कराए हैं, बाकी लोग एंट्रीज कर लें 31 दिसंबर तक की, जल्दी करें।
जी मोहतरम, परसों की क्लास में जो आखिरी सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर पता नहीं 31, 32, 33, 34 वाले जो सवाल हम कर रहे थे, तो वो जो आखिरी सवाल किया था उस सवाल में ये 3 की एंट्री थी ना, तो इस 3 की एंट्री करनी है या पूरे की? बस 3 की एंट्री बताएं। इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर मार्च अप्रैल मई, बात वही है, मार्च अप्रैल में, मई जून जुलाई, सॉरी वो जून जुलाई अगस्त, तो मार्च अप्रैल और मई इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल करें। ये वही सवाल है, एग्जैक्ट 100% वही सवाल है जो परसों की क्लास में सबसे एंड पे किया था। जी बोलें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? लीज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस कोई चीज मिस ना करें आप बीच में, तो रिवीजन से पक्की हो जाएगी। अगस्त के लिए क्या लिखते होते हैं? 8 अगस्त भी लिख सकते हैं आप इधर। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3.1। आगे बोलें। नवंबर 19। अच्छा, वो परसों की नोट्स में उर्दू का एक फिक्रा डाला था, वो फिक्रा क्या था? रेंट फ्री पीरियड के बाद जो पहली पेमेंट आएगी उसमें जो लीज लाइबिलिटी होगी उसको बैलेंस में निकाल लेंगे। अच्छा, एंट्रीज पहले जबानी बनाते हैं। कैश क्रेडिट 12, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 3.2 और इंटरेस्ट पेबल डेबिट 6.1 और लीज लाइबिलिटी बैलेंसिंग। कैश क्रेडिट 12, इंटरेस्ट एक्सपेंस 3.2, इंटरेस्ट पेबल कितना खड़ा हुआ है? 3.1, 3.0। इसको खत्म करें। 6.1 लीज लाइबिलिटी बैलेंसिंग 2.7। ओके, आप बोले माय डियर। और डेप्रिसिएशन तो छोड़े, अभी एक रिदम चल रहा है, पहले वो मुझे पूरा करवा दें। वो जो अभी तक कितने ऐसे का इंटरेस्ट बुक हुआ है? 31 नवंबर 19 तक का, और मैंने कब तक का बुक करना था? 31 दिसंबर तक का। अब क्या करें बोले? ये फिंगर थंब अप्रोच इंटरेस्ट के लिए, फिंगर थंब अप्रोच, ये जो 2.9 नजर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे आओ ना, तुम ऊपर गए हुए हो। ये जो 2.9 नजर आ रहा है, क्या कोई बता सकते हैं ये फिंगर थंब अप्रोच लगा के कितने अरसे का है? दिसंबर हमारे साल का और जनवरी फरवरी अगले साल का। तो 2 पॉइंट इंटू 1/3। टेस्ट जो आने ना मंडे को, ओह ऐसी चीजें प्रोग्राम, उधर ईयर एंड ही 30 नवंबर होने हैं। 30 नवंबर ईयर एंड। जी हाँ, ये 2/12, 3/12 सारे अपने सेट करके आइएगा टेस्ट से पहले। ये संडे लगा देने लीज पे, मैं बता रहा हूँ, ये जो संडे है इसके बाद IAS 12 जब शुरू होना है, उसने लीज को नजर मारने का टाइम नहीं देना, रिवाइज करना दूर की बात। और फिर जब IFRS 8 के साथ IAS 1037 और फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जानी है, फिर तो आप रोएंगे कि यार मैं पिछला कब रिवाइज करूं। तो जो संडे है यही संडे है, यही वाला संडे है। सुबह सुबह बैठ जाइएगा, सुबह सुबह बैठ जाइएगा, ठीक है। अगर गर्मी लगती है तो एक बड़ा सा टब लेके ना पानी डाल के उसमें बैठ जाइएगा, और बाहर वो जो जैसे कुरान पढ़ने के लिए लोगों ने रेल रखी होती है, रेल रख के कुरान की तिलावत करके आधा पौना घंटा, फिर उसके बाद फिर चल कर पूरा दिन फिर साइड पे जोहर में इंशाल्लाह उठिएगा। और
शार हमारे तो पिछले लेक्चर भी रहते हैं, तो इतने जलसे से चीख रहे हैं, क्लासें शुरू होगी यही। अच्छा जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तो कम से कम इस वीकेंड पे क्लास वर्क के सवाल तो रिवाइज कर लीजिएगा ना सारे, बोलें 0.97। तो पॉइंट के बाद तो हम 2 डिजिट लगा ही नहीं रहे, फिर क्या करें? 0.97 1.0, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगा ही नहीं रहे। अब जी डेप्रीसिएशन, जरा खुली खुली करके डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में मुझे बताएं, आपने एसेट कितने अरसे के लिए लीज पे लिया है? 2.5 साल। एसेट कितने अरसे के लिए लीज पे लिए? 2.5 साल। और अनलकीली इंस्टॉलेशन कब करवाई? 1 महीने बाद। अब डेप्रिशिएट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, दोनों तरीके हैं। ऐसी सूरत में मेरा यह मशवरा होगा कि जब एसेट आप किसी और तारीख को लें और इंस्टॉलेशन किसी और तारीख को लें, तो बेहतरीन तरीका है मंथली डेप्रिसिएशन का। इट विल बी टाइम सेविंग, ये टाइम सेविंग होगा। बेहतरीन तरीका है मंथली डेप्रिसिएशन का। एनुअल डेप्रिसिएशन से मसला होगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन डेबिट, accumulated depreciation क्रेडिट। व्हाट इज द ROU की कॉस्ट? वर्किंग 3 मैंने सवाल में नहीं की। अगर वर्किंग 3 आप मेरे से करने को कहें तो मैं वर्किंग 3 में क्या करूंगा? मैं वर्किंग 3 में 74.7 प्लस 4, लेकिन इसको इकट्ठे डेप्रिशिएट नहीं करना ना, तो एसेट की कॉस्ट 74.7 प्लस 4 है। व्हाट इज कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंस्टॉलेशन? What is installation? 74.7 will give me benefit for 12 plus 12 plus 6 months. It is called as 2.5 साल. It is called as, so 2.5 साल, 12 जमा 12 जमा 6 30. This 74.7 will give benefit for 30 months. But in, अच्छा, अब इसको 30 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 साल की डिडक्शन, 1 महीने की डिडक्शन आएगी। इससे मैंने क्या निकलेगी? 1। मुझे कब से कब तक डिडक्शन चाहिए? यकम मार्च से, यकम मार्च से। यहां ये नहीं देखना होता, यहां जब से लीज शुरू हुई है, लीज यकम मार्च को शुरू हुई है, इंस्टॉलेशन लेट हुई, खैर है, यकम मार्च से लेके तो 10 महीने इंटू 10/, हुण भी 10/12, हुण भी 10/12। ओ भाई, ये कितने महीने की डेप्शन निकली है? 1 महीने की। अब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितने महीने की हो जाएगी? 10 महीने की। अच्छा, इंस्टॉलेशन के महीने गिनने की जरूरत नहीं है, अकल लगा लें, इंस्टॉलेशन 1 महीना कम फायदा देगी। भाई, जब एसेट आपने 30वें महीने के एंड पे वापस कर रहे हैं तो इंस्टॉलेशन का अगले 1 महीने चार्ज डालना है। इंस्टॉलेशन की लाइफ कैन नॉट बी ग्रेटर देन लीज टर्म। व्हाई? क्योंकि मैंने 2.5 साल के एंड पे एसेट वापस करके आना है। इंस्टॉलेशन मैंने लेट की है ना, इसमें लेसर का तो कोई कसूर नहीं। वो तो 3 साल बाद मुझे क्या मांग लेगा? एसेट वापस मांगने का। लीज टर्म कब शुरू हुई है? यकम, उसके 30 महीने पूरे हो जाने हैं, तो इंस्टॉलेशन 1 महीने मैंने लेट की, तो जब 30वें महीने का एंड आएगा एसेट का, तो मुझे वापस अनइंस्टॉल करके देके आना पड़ेगा। तो मुझे बताया इंस्टॉलेशन ने कब से फायदा देना शुरू किया? यकम अप्रैल से, यानी 1 महीना लेट फायदा। इंस्टॉलेशन कितने महीने बेनिफिट देगी? टोटल कितने महीने बेनिफिट देगी? 24 को 29 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 महीने की डिडक्शन। मुझे 9 महीने की चाहिए, 9/12 नहीं, मुझे 9 वो तो ਕੱਢ ਹੀ लेना थी। ਤੁਸੀਂ बड़े फन्ने खा बंदे हो, ਕੱਢ के फिगर बोल 26.1। ये क्या 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 मसले वाइंड अप करने वाला? पहले ही वाइंड अप खोले ही ना करो, चीजें ना निकाला करें बैग से, वाइंड अप करने की टेंशन बड़ी होती है। अच्छा देखें, कोई ना कोई होता है क्लास में जो ईयर बेस पे भी पेपर में चल पड़ेगा, तो हैंडल तो उसको भी करना है हमने, और ऐसा हैंडल करेंगे कि वो सोचेगा। फिर अगर कोई कहते है कि मैंने ईयर बेस पे चलना है,
तो जवाब तो वही आना चाहिए। फिर वो करेगा 74.7 डिवाइडेड बाय 2.5। याद रखिएगा 2.5 से आधे साल की डेप्थ से नहीं आती, 2.5 से 1 साल की डेप्थ से नहीं आती है। ये लॉजिक हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा। देखें कैसे, एक एसेट आपने खरीदा इस दिन, इसकी लाइफ है 2.5 साल और खरीदा 250 का। अब अगर अगले साल पूरा इस्तेमाल हुआ तो 250 डिवाइड बाय 2.5, 100 रुपए डेप्शन आ गई 1 साल की, 100 रुपए इस साल की, इस साल की, पहले साल की। तो बस छोड़ने पड़े। लाइफ 2.5 साल है, 3.5 साल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप 2.5 से डिवाइड करेंगे तो डेप्शन कितने अरसे की आएगी? 1 साल की। मुझे 1 साल की चाहिए या 10 महीने की? ये जवाब और ये जवाब बराबर आना चाहिए। जमा। ना अब आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार ली है। 29 महीने को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। 29 महीने को कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर्स में। वो फिर जरा मुश्किल काम है। मैं जरा कोशिश करता हूं, 1 मिनट मुझे जरा कोशिश कर लेने दें। 29 महीने यानी आप इस तरह कर लेना, 29 महीने इस तरह समझ लें, 12 महीने, 12 महीने 24 हो गए और 5, मतलब को अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से ना चले ना, मोटा मोटा इस तरह कर लें। तो 12 महीने, 12 महीने 5, ये हो गए मंथ। इनको कन्वर्ट करें ईयर्स में। 0.5 नहीं, 0.5 का मतलब तब होता जब इधर 6 होता। अब ये फिगर निकालनी पड़ेगी एक, इससे हम ऐसे निकालते होते हैं 5 बटा, अब अजीब सा जवाब आएगा 0.441। बस ठीक है, थोड़ा सा आगे ले जाए ताकि जवाब बिल्कुल उसके बराबर आए। बस मैं ये चाह रहा था। अब ये अजीब सी लाइफ निकल आई, या 29 महीने या 24 महीने जमा 5 महीने इज इक्वल टू 2. अगर कोई बंदा आपको कहता है कि 29 महीने मेरे पास ये चीज रही, तो आप साइड पे होकर बता दीजिएगा अच्छा 2.417 ईयर आपके पास ये चीज रही। ठीक है, परेशान तो किया करें ना अगले को। मैंने तो कहा था बेहतर है नहीं राउंडिंग इसमें ना करें, राउंडिंग इसमें, वरना जवाब 26.1 नहीं आना, फिर आप लोग यूं यूं ये क्या हुए हैं। अब मैं 4 को डिवाइड करूंगा 2.5 साल से या 2.5 साल से थोड़ा कम, 2.5 साल माइनस 1 महीने से। लेकिन ये डेप्शन 1 साल की आएगी, ये मेरी तरफ से गारंटी है, ये डेप्शन 1 साल की आएगी। लेकिन मैंने कितने अरसे इस्तेमाल किया एसेट को? 9 बाय, इसका ग्रैंड टोटल मारे 26.1। लिखें दोनों तरीके। अच्छा जी, कल के नोट्स में जी पॉज करो यार। ओके अच्छा, टेस्ट के लिए अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ लें और मुझे महीने गिन के बताएं। जिन्होंने टेस्ट दिए नहीं दिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस महीने गिन के सही तरह बताने हैं। क्वेश्चन 1 और 2 की जरूरत नहीं। 2 में रिसर्च का एक डिस्क्लोजर मांगा हुआ था कि अगर आपने रिसर्च की है तो डिस्क्लोजर्स एंड पे जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ था कि बताना होता है कि मैंने कितनी रिसर्च की है। ये एक डिस्क्लोजर पूछा गया था। अच्छा, मोइन लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, बोलें 30/9/2024। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 1 अगस्त 23 को कौन, ML मोइन एक्वायर्ड द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ PI फॉर 2400 मिलियन।
अच्छा, अब ये बात लीज करने के बाद जो है, सॉरी वो मादरत, कंसोलिडेशन करने के बाद ज्यादा अच्छी समझ आएगी, लेकिन जिन्होंने IAS 38 पढ़ा हुआ है उनसे बात कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 2400। The carrying value of net assets at the acquisition date was this: 250 plus 40 plus question mark plus 800. जिन्होंने IAS 38 नहीं पढ़ा हुआ उठ के जा सकते हैं हाइब्रिड में से, आप लोग इधर ना करें फिर वो मैस मचेगा। अच्छा बताएं, शेयर कैपिटल और वो दिया हुआ है रिटेन्ड अर्निंग या फिर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट से खेलना पड़ेगा? चलिए बैठे नहीं वो लोग भी, ताकि वो थोड़ा सा पुरानी चीज तो रिवाइज हो जाए। 250 जमा 40 जमा क्वेश्चन मार्क जमा 800, ये करना था आप लोगों ने, बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आगे चलें हम। अब IAS 38 का बेसिक नॉलेज यूज होना है। जिन्होंने पहले IAS 38 पढ़ा हुआ है वो भी कर सकते हैं ये, क्योंकि IAS 38 कंसोलिडेशन के साथ तो हमने पढ़ लिया था आखिरी 2-3 दिनों में, लेकिन ये वाला बेसिक नॉलेज है। फॉलोइंग डिटेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ EL आर आल्सो अवेलेबल अप टू एक्विजिशन डेट। अप टू एक्यू, इनको उठा दें, वही नॉर्मल वाली बातें शुरू हो रही है। अप टू एक्विजिशन डेट किस दिन? 1 अगस्त 23 तक। बोले बोले कब तक? अप टू एक्विजिशन डेट यानी अप टू 1 अगस्त 23 we had, यानी subsidiary has incurred 300 million as research and 600 million as development। अच्छा बताएं, उसने रिसर्च को कैरिंग अमाउंट चाहिए मुझे नेट एसेट्स की कैरिंग अमाउंट, क्या उसने अपनी किताबों में रिसर्च को डाला होगा? नहीं डाला होगा। डेवलपमेंट देख लेता हूं सारी डाली होगी या नहीं, वो अलग बात है। अप टू एक्विजिशन डेट, ये खर्चा कब तक का है? 1 अगस्त तक का। 1 अगस्त तक का। The recording criteria for capitalization of intangible was met on 1 नवंबर। नहीं बताया उसने R&D कब से शुरू हो रही है, लेकिन उसने एक चीज बता दी, उसने कहा 1 नवंबर 21 को क्या पूरा हो गया था? रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। यानी इससे बात क्या शुरू हो गई? अच्छी वाली। द डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड, शुक्र है बता दिया, द डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड ऑन 1 फरवरी 21। अब मुझे बताएं, ये 600 का खर्चा कब से कब तक का है? ये 600 का खर्चा 1 फेब से लेकर 1 अगस्त 23 तक का है। क्या ये 600 का खर्चा? एग्री कर रहे हैं? क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अप टू एक्विजिशन डेट डेवलपमेंट कितनी है? 600। जिन्होंने कंसोलिडेशन IAS 38 इकट्ठा पढ़ा, मैंने उनको बताया था एक्विजिशन डेट का मतलब होता है जिस दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को खरीदा है। तो 600 की ये डेवलपमेंट कर चुका था। अब 1 अगस्त 23 तक इतनी डेवलपमेंट हो चुकी थी और शुरू कब हुई थी? 1 फेब को। अब जब इस तरह महीने गिनने हो ना तो कोई अपने ईयर एंड देखने जरूरी नहीं होते, जैसे मर्जी छलांगे मार के आप देखें, दिसंबर पे ब्रेक लगा लें, वैसे वैसे चलें, जिस तरह मर्जी चलें आप, एक और तरीके से चल लें। 1 फरवरी 21, 1 फरवरी 22, 1 फरवरी 23, कितने महीने? 24। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितने? 6। 24 जमा 6, 30 महीने में कितनी डेवलपमेंट हुई? 600। लेकिन रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ था 1 नवंबर। रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया का पूरा हुआ था, इसका मतलब है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने? अक्टूबर, कितने महीने? 9 मंथ्स क्या चलती रही? अब तरतीब ये बनी जो हम क्लास में डायग्राम बनाते होते थे, यहां से यहां तक क्या चला? बुरी वाली डेवलपमेंट। और यहां से यहां तक, आप बताएं 600 कितने महीने टोटल खर्चा है? कितने महीने का? कितने महीने का खर्चा है? ये खर्चा है 30 महीनों का। और इसमें अच्छा वाला खर्चा कितने महीनों का है? या 21 गिन लें, जिन्होंने 21 गिनने थे वो फिर यहां से यहां तक गिनते, वो 21 बन जाने थे, मैंने माइनस कर दिए 9। तो डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, व्हाट इज दिस? 4 ना, 420 नहीं डालना यहां पे। 420 तो साइंसदानों की तनख्वाह है,
420 तो साइंसदानों की तनख्वाह है। इसके अलावा लैब इक्विपमेंट भी यूज हो रहा है। ये कब से यूज होना शुरू हुआ? ये जानबूझ के सवाल ये मैंने खुद बनाया था, ऐसा कभी पास में टेस्ट पास पेपर में नहीं आया, बड़ा ज्यादा महीने डाल के बीच में परेशान करने के लिए बनाया था। अब बताएं 1 मार्च को अगर लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हुआ तो 1 मार्च से 31, ये अच्छी वाली डेवलपमेंट है सारी, तो 1 मार्च से 31 अगस्त छलांग मार के गिन लें। 1 मार्च 12 महीने, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, कितने? मार्च अप्रैल मई जून जुलाई कितने महीने? 5 महीने, ठीक है। टोटल 12 जमा 5 17 महीने, डन। अच्छा, अब मैंने सॉल्यूशन में ऐसा नहीं किया कि 17 महीने लिए हूं। 17 महीने की डेफिनेशन निकालना मे भी कुछ बच्चों के लिए चैलेंजिंग हो जाता कि 17 महीने की कैसे निकालते हैं, यानी ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय 17/12, अब वो लिखना अजीब सा फील होता है उनको। तो मैंने इसका हल ये किया था फिर सॉल्यूशन में कि मैंने मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने की अलग से निकाली, 30 जून 22 पे खड़े होके, जून ईयर एंड है ना, मार्च अप्रैल मई जून कितने महीने? 4 महीने की अलग निकाली है। फिर 30 जून 22 के बाद 30 जून 23 पूरे साल की निकाली है, और फिर 1 महीने की अलग से निकाली है, क्योंकि 30 जून 23 के बाद 1 महीना इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमने इस फिगर को कैसे निकाला है, ये देखें, ये वर्किंग 1.1 600 30 इंटू 21 420 हो गया। 30 जून 22 तक 4 महीने, 30 जून 23 तक पूरा साल, और 30 जून 24 तक। और मैंने एक ग्रुप में ये भेज के कहा भी था, कोई प्लस माइनस है, जाहिर बात है, इंसान है, पहली दफा सोल्यूशन बनाता है, कोई ना कोई फिगर ऊपर नीचे हो जाती है, इंसान है, जो जैसे भी जब टाइप कर रहे हो तो इतनी परफेक्शन नहीं आती चीज़ों में, पेपर पे लिखते हुए आती है, इसलिए सोल्यूशन बनाते को मसला हो जाता है। मैंने कहा था बता दें, किसी ने ग्रुप में बताया भी नहीं, को मसला है, मेरे ख्याल मसला है, सारा सही है सोल्यूशन। 200/8 इंटू 1/12। आप बता दें लैब इक्विपमेंट की ये डिफिनेशन है जिसको कैपी, ये बुक वैल्यू किसने लोगों को निकली थी? 455.4, 1 2 3, इसका मतलब लोग कर सकते हैं, वेल डन, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग जी। हाँ, बस जो भी है जवाब ये आना था, हाँ बस जवाब ये आना, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 455.4, ये अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि 200 को डिवाइडेड बाय 8 महीने में, 8 साल में कितने महीने बनते हैं वो कर लेते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय 17 महीने। चलें छोड़ें वो बात। व्हाट इज दिस? दिस इज अच्छी वाली डेवलपमेंट, ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड। ये आ गई कैरिंग अमाउंट 250 जमा 40 जमा 455.4 जमा 800, ये आ गई बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। लेकिन हमने कहा था एक्विजिशन डेट पे बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स को किससे कंपेयर करना है? फेयर वैल्यू से। तो अब सवाल में आगे चलें। ये सवाल बिल्कुल एक पास पेपर के सवाल की तरह का था। अच्छा, ऑन द एक्विजिशन डेट द फेयर वैल्यू ऑफ अबव R&D वाज 700। अब आगे नहीं देखना कि वो उसमें रिसर्च कितनी है, डेवलपमेंट कितनी है, ये भी बताया था आपको। जब मैंने खरीद ली तो फिर ये सारी ही परचेज्ड है मेरे लिए। नो, व्हाट इज द फेयर वैल्यू? 700। आप बता दें 700 वाली चीज कितने पे किताबों में पड़ी हुई है? इसकी जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी, एसेट डेबिट और सरप्लस क्रेडिट। लेकिन नोट में अब कितने पे जाना है? 700 पे। नोट में कितने पे जाना है? क्योंकि हम इसको 700 पे ले आए हैं, तो नोट में देखें हम किस पे लेके गए हैं? 700 पे। और 700 के आगे क्या लिखा है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगली एडजस्टमेंट तो आसान थी, अगली में तो कोई मसला नहीं था। ठीक है, जाएं। और इसके बाद भी जो उसने खुद काम किया था उसमें भी लैब इक्विपमेंट की डेफिनेशन ऐड करनी थी। देखें भाई, सुस्तियां ना करें। अब ये दिन यही है, अब संडे तो आपको पता चल गया ना कैसे गुजारना है, और आज भी अब ये दिन यही है, बस ये इसी तरह जिंदगी गुजर रही है। अब ये कुछ कर लें बस।